साइन एक्स की तरह ही कॉस एक्स भी थ्रू आउट डिफाइंड फंक्शन है, यानी इसमें एक्स एनी रियल नंबर। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो पूरे रियल नंबर पे ड्रॉ होगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कोई बाउंड्री नहीं है। अगर आप ग्राफ को लेफ्ट से राइट की तरफ देख रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा और कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं होगा। लेकिन साइन एक्स की तरह ही कॉस एक्स का भी रेंज आपको पता है -1 से 1 तक है, तो y की वैल्यू इसमें -1 से 1 तक है। कॉस ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, कम से कम -1, और y -1 से 1 का मतलब हो गया कि ग्राफ को अगर हम वर्टिकल देखेंगे तो -1 और 1 के बीच में होगा, एक लिमिटेड रेंज में होगा। जो लोवेस्ट पॉइंट होगा इसका वो -1 के लेवल पे होगा, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो 1 के लेवल पे होगा, अगर आप ऐसे देखते हो नीचे से ऊपर की तरफ। साइन की तरह ये भी फंक्शन है विथ पीरियड 2π। पीरियड 2π का मतलब है कि जो ग्राफ आप 0 से 2π में ड्रॉ करोगे, सेम पैटर्न एक्सटेंड हो जाएगा उधर इन्फिनिटी तक और इधर माइनस इन्फिनिटी तक। यानी जो ग्राफ 0 से 2π में, वही 2π से 4π, 4π से 6π कॉपी होता चला जाएगा। यानी जस्ट कॉपी पेस्ट है। 0 से 2π में जो है वही 2π से 4π, 4π से 6π कॉन्टिन्यूटी में। और डेरिवेटिव अगर इसका देखें तो cos x का डेरिवेटिव है -sin x। आपको पता है कि जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव फंक्शन इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव फंक्शन डिक्रीजिंग। साइन पॉजिटिव होता है 0 से π तक, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक साइन पॉजिटिव होता है, बट डेरिवेटिव माइनस साइन है। दैट मीन्स कि 0 से π तक डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो कॉस का ग्राफ 0 से π तक ऐसे डिक्रीज करेगा, ऊपर से नीचे तक आएगा। 0 पे 1 और π पे बनेगा -1, यानी 1 से शुरू होगा टॉप से और गिरता हुआ बॉटम पे आएगा -1 पे। और फिर π से 2π में अगेन डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन नेगेटिव होगा तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। π से 2π में वापस चढ़ना शुरू होगा, -1 से 1 पे चला जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव अगर देखें इसका, तो सेकंड डेरिवेटिव है इसका -cos x। कॉन्केव अप होता है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो, ग्राफ कॉन्केव डाउन होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो इसलिए कॉन्केव डाउन होगा। सेकंड एंड थर्ड में कॉन्केव अप हो जाएगा, फोर्थ में फिर से कॉन्केव डाउन हो जाएगा। अब देखें इसका ग्राफ है कैसा। तो ये जो ग्राफ है इसको देखते हैं ग्राफ को। क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखिएगा। कॉस की वैल्यू 0 पे है 1, यानी ये वाला पॉइंट टॉप है इसका 0,1। यहां से ग्राफ गिरना शुरू होगा, π/2 पे बनेगा 0, π पे बनेगा -1, 3π/2 पे फिर से 0, 2π पे 1, यानी इस तरह का ग्राफ होगा। यहां से ये ग्राफ नीचे आएगा, बॉटम बनाएगा यहाँ पे -1 पे, और यहाँ से फिर वापस चढ़ेगा ऐसे, और ऐसे 2π पे 1 हो जाएगा। ये 2π है, ये π है, ये और ये 3π/2 है। तो वैसे क्यों ड्रा किया हमने? अभी आपने देखा कि जो डेरिवेटिव है इसका वो 0 से π तक नेगेटिव है, तो 0 से π तक ग्राफ नीचे आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये 1 का लेवल है 0,1, यहाँ से गिरता हुआ ग्राफ π पे बना -1, और π से 2π में फिर से इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो वापस ये ऊपर जाएगा, फिर π से 2π में वापस 2π पे 1 बनेगा। ये एक पीरियड इसका कंप्लीट हो गया। यही ग्राफ अब आप स्ट्रेच कर दो उधर इन्फिनिटी तक और इधर -इन्फिनिटी, मतलब ये कि 0 से π में नीचे आया, π से 2π में ऊपर गया, तो फिर 2π से 3π में फिर नीचे आएगा, 3π से 4π में फिर ऊपर जाएगा। ऐसे ही ऑल्टरनेट ऊपर नीचे होता रहेगा। और जो टर्न है सारे वो राउंड टर्न है, कहीं पे भी शार्प टर्न नहीं लेगा। जैसे यहाँ पे राउंड टर्न बनाएगा, जैसे यहाँ बनाया ये राउंड टर्न है। तो इसको अगर एक्सटेंड करें इसी तरह से, इधर ग्राफ एक्सटेंड होगा ऐसे,
ऐसे एक्सटेंड होता जाएगा। ये हो गया -π/2, ये -π, ये -3π/2, ये -2π, जो टॉप है इसका ये 1 के लेवल पे है, जो बॉटम है ये -1 का लेवल है। इसको और ऐसे अगर इसको इधर एक्सटेंड कर दें तो ये 5π/2 है। तो दो तरह से इस ग्राफ को आप याद रख सकते हैं। कॉसेक्स का ग्राफ अगर दिमाग में रखना है तो दो तरह से इसको दिमाग में रखो। तब आपको चूंकि वैल्यू याद रहती है थोड़ी बहुत, तो उस वैल्यू को यूज करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कॉस का ग्राफ कैसा होता है। कॉस की वैल्यू 0 पे होती है 1, 180 पे होती है -1, 2π पे फिर 1 हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री 1 है तो सभी को पता है, और कॉस 360 डिग्री में 1 है, क्योंकि 360 डिग्री इफेक्टिवली 0 है, तो कॉस 2π भी 1 होगा। बीच में पाई पे बनेगा -1, दैट मींस कि 1 से शुरू होगा, गिरता हुआ जाएगा -1 तक, और फिर -1 से चढ़ता हुआ वापस पहुंच जाएगा 1 तक। तो यहाँ से डिक्रीजिंग है, यहाँ से इंक्रीजिंग है। कॉन्केविटी थोड़ी बहुत गलती हो भी जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्केविटी से, क्योंकि कॉन्केविटी हमारे सिलेबस का पार्ट है ही नहीं। तो किसी भी प्रॉब्लम में अगर हमें कॉन्केविटी थोड़ी बहुत गलती भी कर दी तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जाएगा तो इसमें कॉन्केविटी से क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ इंटरसेक्शन देखना होता है। लेकिन इसके कॉन्केविटी दिमाग में रखें कि 0 से π/2 में कॉन्केव डाउन है, फिर कॉन्केव अप है, यानी जो ऊपर है सर्कल, जो हाफ वेव ऊपर दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस के, वो कॉन्केव डाउन है, जो नीचे दिखाई दे रहा है वो कॉन्केव अप है, यानी कॉन्केव डाउन फिर कॉन्केव अप देन कॉन्केव डाउन। इसको दूसरे तरीके से अगर आपको याद रखना है तो ऐसे याद रखो कि -π/2 से π/2 में ऊपर है, π/2 से 3π/2 नीचे, फिर 3π/2 से 5π/2 ऊपर बनेगा, और ऐसे ही ऑल्टरनेट चलता रहेगा। जहां जहां पे टॉप बन रहा है, ये जो टॉप है ये 1 का लेवल है, ये 1 का लेवल, ये सारे टॉप 1 के लेवल पे, जो बॉटम है ये -1 के लेवल पे, ये जो लेवल है ये -1। ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है और ना ही कहीं पे ग्राफ पे शार्प टर्न है, यानी अगर आप इसे मैथमेटिकल टर्म में कहें तो ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है और ऑलवेज डिफरेंशिएबल है। अभी आगे चलकर आप 2 चैप्टर पढ़ोगे, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि ग्राफ अगर किसी पॉइंट पे ब्रेक हो गया तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, तो ये थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। डिफरेंशिएबिलिटी ग्राफ से देखना हो तो ग्राफ दो तरह के पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, यानी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। एक तो या तो डिसकंटीन्यूअस हो जाए, जहां भी ग्राफ ब्रेक हो गया वहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, या कहीं पे शार्प टर्न ले ले, कॉर्नर फॉर्म कर दे, तो फिर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसमें कहीं कॉर्नर फॉर्म नहीं होता, जो भी है वो सारे राउंड टर्न है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, नोट करना तो जल्दी से नोट कर लीजिए और टाइम पे आया करें। 5 मिनट 6 मिनट लेट आते हो आप लोग क्लास में। क्या हो गया? नोट कर लो, जिन लोग जो लेट आए जल्दी से नोट करो, लेट आकर भी बातें कर रहे हो। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू √1 - 2 cos x। इस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज बताएं। √1 - 2 cos x।
फ़ैन की स्पीड कम करके ऑन कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, गर्मी लगने लगी। थोड़ा स्पीड कम कर दो सबकी, एक एक कम कर दो, उसको भी कम कर दो, बस छोड़, इसको भी कम कर दो। क्या तुझे ठंड लग रही है क्या? फिर क्यों बंद करवा रहा है? कम तो करवा दिया इस पर। कल क्लास है आप लोगों की मॉर्निंग में 8 to 10, फिर संडे भी क्लास है 8 to 10 मॉर्निंग में। मंडे क्लास नहीं है चूँकि मुझे कहीं जाना है। कितने बजे? कौन से दिन? कहाँ पे? कल तो ऐसे भी डॉट क्लास, अगर नहीं भी आओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़े। कल तो डॉट क्लास, संडे तो नहीं होती ना। आर्ट्स कितने बजे टेस्ट है? टेस्ट आगे पीछे करके नहीं दे सकते, टेस्ट टाइम बदल कर हैं? टेस्ट आगे पीछे करके दे देना, क्योंकि मंडे मुझे जाना है तो मैं, और नहीं मुझे संडे को ही निकलना है, इसलिए मैं क्लास लेकर निकलूँगा। और आगे से अब जितनी भी क्लासेस होंगी, मतलब वेंसडे ऑनवर्ड, मंडे को तो मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, वेंसडे ऑनवर्ड क्लास आपकी 8 o'clock तक होगी, 5:30 से 8 सारी क्लासेस अब आगे की। और 2 घंटे पढ़ाऊँगा, आधे घंटे डॉट्स लूँगा, यानी हर क्लास के लास्ट हाफ एन आवर में डॉट्स लिए जाएंगे, ताकि जमा ना हो। आप लोग जमा कर देते हो असाइनमेंट्स को। हो गया ये? देखिए, मैंने साइन का ग्राफ जब किया था तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखाया था, सेम वही कॉस में भी काम करेगा। जैसे पहले डोमेन की बात करते हैं। ये बहुत बार आपने सुना होगा कि कभी भी अगर स्क्वायर रूट फंक्शन है तो फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो हम लिखेंगे दिस फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इफ 1 minus 2 cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कभी भी रूट दिखाई दे, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, इवन रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऑड रूट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सेवेंथ रूट, ये ऑलवेज डिफाइंड होते हैं। जैसे क्यूब रूट ऑफ एक्स है तो एक्स चाहे 8 हो या -8 हो, क्यूब रूट आपको मिलेगा, रियल मिलेगा। लेकिन स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट जो होते हैं वो सिर्फ नॉन नेगेटिव नंबर के रियल होते हैं। तो 1 minus 2 cos x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या मिलेगा इससे आपको? -2 cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 से डिवाइड करोगे तो इक्वलिटी चेंज होगा, cos x लेस देन और इक्वल टू। जब भी आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो, साइन, कॉस, टैन, सीकेंड, किसी का भी, तो एक तो ग्राफ से इनइक्वालिटी सॉल्व होती है और एक सर्कल बना के सॉल्व होता है, जो मैंने सर्कल वाला मेथड बनाया था। पहले मैं ग्राफ से सॉल्व करता हूँ। अगर ग्राफ से सॉल्व करना है तो cos x लेस देन और इक्वल टू हाफ का मतलब हो गया कि आपको 2 ग्राफ ड्रॉ करना है, एक तो y इक्वल टू cos x और एक y इक्वल टू हाफ। y इक्वल टू हाफ का मतलब हो गया हाफ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस के पैरेलल।
और ग्राफ का वो पोर्शन लेना है जहां पे cosx हाफ से नीचे होगा, यानी जो cosx वाला ग्राफ है वो हाफ के नीचे होना चाहिए, वही आपका डोमेन हो जाएगा। लेकिन चूंकि cosx का ग्राफ इन्फिनिटी तक एक्सटेंड है दोनों तरफ, तो हम पूरा तो देखेंगे नहीं, हम सिर्फ एक पीरियड में देख लेंगे। एक पीरियड में मतलब 2 पाई लेंथ पे देख लेंगे। उसमें जो सॉल्यूशन आएगा उसको जनरलाइज कर देंगे 2n पाई ऐड करके। तो अब देखो cosx का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसी को मैं यूज करता हूं। मुझे क्या लेना है, cosx लेस देन और इक्वल टू हाफ। बहुत जल्दी आ गए। cosx लेस देन और इक्वल टू हाफ, तो हाफ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। तो ये मैंने एक हाफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसे देखो। कौन सी ड्रॉ की है ये, y इज इक्वल टू हाफ। हाफ पे x एक्सिस के पैरेलल लाइन, ऑब्वियसली 1 का लेवल है तो हाफ जो हो गया इनके मिडिल में हो गया, तो आप लाइन ड्रॉ करिए। और ये देखिए कि ये लाइन ग्राफ को कहां पे मिल रहा है, तो ये लाइन ग्राफ को मिल रहा है तो इस वाले पॉइंट पे, फिर इस वाले पॉइंट पे, ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट इधर मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट इधर मिलेंगे। cosx हाफ कहां पे होता है, ऑब्वियसली 60 डिग्री पे, पाई/3 पे। तो जो पहला वाला पॉइंट है ये एक्चुअली पाई/3 है। नेक्स्ट हाफ कहां पे होगा cosx, तो इधर सुनो जो मैं बोल रहा हूं तो ध्यान से सुनो। cosx हाफ कहां पे होगा, cosx पॉजिटिव होता है फर्स्ट में एंड देन फोर्थ में, तो cosx हाफ होगा एक पाई/3 पे, और देन एक लास्ट में होगा 2 पाई माइनस पाई/3 पे, 360 माइनस 3 का। तो ये वाला पॉइंट है 2 पाई माइनस पाई/3, 2 पाई माइनस पाई/3 का मतलब हो गया 5 पाई/3, तो ये हो गया 5 पाई/3। ठीक, हमें चाहिए क्या, cosx लेस देन और इक्वल टू हाफ। लेस देन और इक्वल टू हाफ का मतलब हाफ से नीचे जो ग्राफ है, और हाफ से नीचे ग्राफ आप यही देख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक, ये देख रहे, ये जो हाफ है, तो डोमेन क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई पाई/3 से लेकर, हम सिर्फ एक पीरियड अगर देखें 0 से 2 पाई तक, तो 0 से 2 पाई में हाफ के नीचे जो ग्राफ आ रहा है वो यार पाई/3 से 5 पाई/3। बट जनरल लिखेंगे, जनरल क्या लिखेंगे, 2n पाई प्लस पाई/3 से 2n पाई प्लस 5 पाई/3। तो इसलिए x की वैल्यू हो गई यहां से, हो गया यहां से 2n पाई प्लस पाई/3 टू 2n पाई प्लस 5 पाई, वेर एन इज एनी इंटीजर। ये फंक्शन का डोमेन है, नोट कर लीजिए इसको। रेंज अगर इसका देखना हो तो रेंज तो आपको यहीं से पता लग जा रहा है, बिल्कुल भी। रेंज का मतलब है कि आपको फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, कहां से कहां तक हो गया, यानी fx की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है और मैक्सिमम क्या हो सकती है। ऑब्वियसली रूट है, तो रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव होगा नहीं कभी, तो मिनिमम तो इसका 0 ही होगा जब cosx की वैल्यू हाफ होगा। cosx लेस देन और इक्वल टू हाफ ले रहे हैं आप, कह रहे कि फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब cosx लेस देन और इक्वल टू हाफ है, यानी cosx आप एक्चुअल में -1 से हाफ तक ले रहे हैं, क्योंकि cos की वैल्यू मिनिमम होगी -1, और हाफ से ज्यादा आप लोगे तो ये डिफाइन नहीं होगा, हाफ से ज्यादा लोगे तो रूट के अंदर नेगेटिव होगा। तो जब cosx को हाफ लेंगे तो ये 0 है, और cosx को -1 रखेंगे तो ये √3 है। तो इसलिए रेंज जो हो गया इसका 0 से लेकर √3 हो गया। दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन 0 to √3। जो ऐसे ही दिख रहा है कि रूट है तो नेगेटिव तो होगा नहीं, मिनिमम हो गया 0, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है ये, तो cosx जब -1 रखेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा बनेगा √3। बोलिए ठीक है। ये एक दूसरा तरीका भी है इसको डोमेन को डिफाइन करने का, यानी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का, सर्कल वाले मेथड से। देखिए अल्टरनेट मेथड अगर आप अपनाएंगे, नोट हो गया ये, बोल दीजिए अगर आप दूसरा मेथड अपनाना चाहें।
तो पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लो जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस चाहे जो भी हो। तो ये हमने ड्रॉ किया, इसका सेंटर हम ले रहे हैं ओरिजिन पे, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। रेडियस क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आपको सॉल्व क्या करना था, आपको सॉल्व करना था cos x लेस देन और इक्वल टू हाफ। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी थी। क्या बना था, इफ x इज डिफाइंड इफ cos x इज लेस देन और इक्वल टू हाफ। तो ये इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करनी है। तो हम देखेंगे कि cos x एक रोटेशन में जब हम एक बार पूरा घूमेंगे 0 डिग्री से 360 डिग्री तक, तो cos x हाफ कहां कहां पे बनेगा। तो ऑब्वियसली cos x एक तो हाफ बनेगा 60 डिग्री पे, ये हो गया 60 डिग्री यानी π/3। बोलिए सही है। और एक हाफ बनेगा फिर -60 डिग्री पे, -π/3 पे, ऐसे क्लॉकवाइज में देखें। एक्चुअली cos थीटा और cos ऑफ -θ दोनों सेम ही होता है। जो वैल्यू cos 60 की होगी वही cos ऑफ -60 की होगी। सिर्फ फर्क ये है कि पॉजिटिव एंगल को एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं और नेगेटिव एंगल को क्लॉकवाइज में लेते हैं। एक मिनट, हेलो, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको याद हो तो आपको पता चलता है कि cos 60 हाफ है, cos ऑफ -60 भी हाफ है। 60 डिग्री देखना है तो हम एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे 60 डिग्री पे, -60 देखना है तो क्लॉकवाइज में जाएंगे। तो यहाँ भी cos हाफ बनेगा, यहाँ भी cos हाफ बनेगा। अब दो सेक्टर हमारे पास हो गया, एक सेक्टर तो ये वाला हो गया जो ये है, और एक सेक्टर इधर वाला हो गया। हमें सिर्फ देखना है कि cos x लेस देन हाफ कौन वाले सेक्टर में होगा, इधर वाले में या इधर वाले में, क्योंकि हमें सॉल्व करना है cos x लेस देन और इक्वल टू हाफ। तो ऐसे ही आपको याद है कि cos 0 1 होता है, तो अगर हम 0 डिग्री लेंगे तो cos 1 हो जाएगा, यानी हाफ से ज्यादा हो जाएगा। दैट मींस कि इस वाले सेक्टर में जो cos x होगा ये हाफ से ज्यादा होगा। अगर मुझे हाफ से कम लेना है तो इस सेक्टर से बाहर निकलना पड़ेगा, यानी इधर आना पड़ेगा। और ये इधर कितना हो गया, देखो कहां से शुरू हुआ, π/3 से, बढ़ते बढ़ते कहां तक है, 5π/3 तक। क्योंकि इधर से देख रहे हैं तो ये एंगल है -30 डिग्री, इधर से देखेंगे तो ये एंगल है, सॉरी ये एंगल कितना है, -60 डिग्री। इधर से देख रहे हैं तो इधर से देखेंगे तो ये एंगल 300 डिग्री है, क्योंकि पूरा एक रोटेशन कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो इधर से अगर ये 60 है माइनस, तो ये एंगल कितना बच गया, यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल बच गया वो 300 बच गया। 300 का मतलब वही हो गया 5π/3। तो अगर आपको cos x को हाफ से कम देखना है तो इस वाले सेक्टर में रहना होगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी कहां से कहां तक, π/3 से लेकर 5π/3 तक। तो x की वैल्यू जो होगी यहाँ से शुरू होगी π/3 से 5π। लेकिन ये तो एक रोटेशन है, ऐसे ही घूमते रहे इस पे बार बार, तो जनरलाइज कर देंगे 2n π + π/3 से 2n π + 5π/3। तो x हो गया 2n π + π/3 to 2n π + 5π/3। एक्चुअली ये वाला जो एंगल है इसको इधर से देखेंगे, जब एंटी क्लॉकवाइज में देखेंगे तो ये 5π/3 एंगल है, पूरा घूमेंगे 300 डिग्री है। बोलिए सही है, यही हो गया फंक्शन का डोमेन।
अगर उल्टा होता मुझे सॉल्व करना होता cos x ग्रेटर देन हाफ, तो ग्रेटर देन हाफ का मतलब है वो वाला सेक्टर लेते हैं जिसमें cos की वैल्यू हाफ से ज्यादा है, और cos की वैल्यू हाफ से ज्यादा है इस वाले सेक्टर में। इतनी दूर में कोई भी एंगल लोगे तो cos हाफ से ज्यादा होगा, यानी कहां से कहां तक, -π/3 से लेकर π/3 तक। तो अगर cos x ग्रेटर देन हाफ होता तो x लेते -π/3 से, यहां से शुरू करते -π/3 से बढ़ते हुए जाते π/3, जनरल बोलते हैं 2nπ -π/3 से 2nπ + π/3। अगर आप ग्राफ पे भी देखोगे तो देखो, अगर ये एंगल π/3 है तो यहाँ पे जो एंगल ये वाला होगा ये -π/3 होगा ही नहीं सिमेट्री में, क्योंकि cos की वैल्यू 60 पे भी हाफ बनेगी, फिर -60 पे भी हाफ बनेगी। cos x ग्रेटर देन हाफ का मतलब है हाफ के ऊपर वाला पोर्शन, तो हाफ के ऊपर वाला नहीं पोर्शन है ये वाला, कहां से कहां तक हो गया ये, -π/3 से π/3 तक, यानी 2nπ -π/3 से 2nπ + π/3। तो जो भी आपको बेहतर लगे, सर्कल से भी सॉल्व हो जाता है, ग्राफ ड्रॉ करके भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x² + 1 minus cos x is equal to 0। बल्कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बजाय सॉल्व, बल्कि ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशन कर दो, मतलब वो सॉल्यूशन आपको लिखना भी है कि कौन सा नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा। ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है और कौन कौन से सॉल्यूशन है ये बताना है। हो गया। देखो आप दो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो किसी इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, x² + 1 = cos x। दो ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, y = x² + 1 एंड y cos x। और सिंपली ये देखना है कि ये दोनों ग्राफ कितनी बार एक दूसरे को मिल रहे हैं, जितनी बार मिलेंगे उतने ही सॉल्यूशंस हो जाएंगे। जब भी fx = gx का सॉल्यूशन देखना हो, एक तरफ fx दूसरी तरफ gx, दोनों ग्राफ ड्रॉ करो fx का और gx का, जितनी बार ये मिले उतने ही सॉल्यूशंस होंगे, जहां जहां पे मिलेंगे वही सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं दोनों ग्राफ ड्रॉ करके। y = x² + 1, एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक हो गया, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ y = x² + 0x + 1, ax² + bx + c। बहुत बार मैंने कहा कभी भी क्वाड्रेटिक हो तो ग्राफ जो होगा वो पैराबोला होगा, तो ये एक्चुअली एक पैराबोला है। ऐसा पैराबोला है
तो अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर ए पॉजिटिव हो तो अपवर्ड पैराबोला है, तो ए इसमें 1 है, पॉजिटिव है, ये अपवर्ड पैराबोला है, ऊपर की तरफ है। वर्टेक्स कहाँ पे होगा इसका, यानी टर्निंग पॉइंट कहाँ पे होगा पैराबोला का, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई टू है, बी इसमें 0 है, तो माइनस बी बाई टू है 0 हो गया, यानी वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 0 पे, और एक्स कोऑर्डिनेट 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, यानी इस पैराबोला का वर्टेक्स है 0,1 पे, तो ये एक अपवर्ड पैराबोला है और इसका वर्टेक्स जो है ये 0,1 है। तो एक तो आपको पैराबोला ड्रॉ करना है जिसका वर्टेक्स 0,1 है और एक कॉसेक्स ड्रॉ करना है और देखना है कि दोनों कहां पे मिलेंगे। तो अब जरा ड्रॉ करते हैं दोनों को, इसी पे कर दूं, इसी ग्राफ को, चलो यही ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। कॉसेक्स का ग्राफ जैसा कि अभी आपने देखा कि इस तरह से होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ऊपर, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में नीचे, और ऐसे ही एक्सटेंड होता चला जाता है। ये माइनस पाई बाई टू 0, ये 3 पाई बाई, ये पाई, ये माइनस पाई, और यही पॉइंट है 0,1, यही वाला पॉइंट है 0,1 टॉप जो बन रहा है। जो पैराबोला है वो अपवर्ड है और पैराबोला का टर्निंग पॉइंट यहीं पे है, तो ऐसे पैराबोला अगर टच करके इसके ऊपर चला जाएगा। तो पैराबोला अगर ड्रॉ करें तो जो पैराबोला है ये इस तरह पैराबोला हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऑब्वियसली ये दोनों ग्राफ सिर्फ एक बार ही मिलेंगे इसी पॉइंट पे, क्योंकि 1 से ऊपर निकल जाएगा इधर 1 से, और cos कभी 1 से ऊपर जाएगा नहीं, cos तो नीचे ही चलता रहेगा इधर और इधर, तो सिर्फ यही एक बार मिलेंगे। तो ये दोनों ग्राफ सिर्फ एक बार मिलेंगे और कहाँ पे मिलेंगे, x इज इक्वल टू 0 पे। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 0। तो दिस इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 0। This equation has only one solution, x is equal to 0। वैसे भी दिख रहा था आपको कि x is equal to 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर आप x को 0 रखते तो इधर भी 1 बनेगा और इधर भी 1 बनेगा, और x को 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी, इधर भी 1 होगी। बट इससे ये सिर्फ x को 0 रख देने से ये इंश्योर नहीं होता कि यही एक सॉल्यूशन है, मतलब हो सकता है कि इसके अलावा भी सॉल्यूशन हो। जब आप ग्राफ ड्रॉ कर देते हो फिर आपको दिखता है कि इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो 1 के ऊपर चला जाएगा जबकि cos कभी 1 के ऊपर जाएगा। वैसे बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी हम सॉल्यूशन लिख सकते थे, क्योंकि एक तो दिख रहा था कि x को 0 रखेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों 1 बनेंगे, बाकी x को 0 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो लेफ्ट वाला जो है 1 से बड़ा हो जाएगा, जबकि cos 1 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। दैट मींस कि 0 के अलावा और कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही सेटिस्फाई करेगा और वो x इज इक्वल टू 0। तो बिना ग्राफ के भी एनालाइज करके आप कर सकते थे। अगर इसी में थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं कि अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिया होता तो अब जो पैराबोला होता एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो अपवर्ड पैराबोला ही रहता। अच्छा यहाँ माइनस लिख दिया था एक्चुअली, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेते तो फिर जो पैराबोला होगा उसका वर्टेक्स 0,1 पे ना होकर 0,-1 पे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेता तो पैराबोला का वर्टेक्स यहाँ होता है ऐसे, और फिर अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ होता है ऐसे। ये कौन सा पैराबोला है, वाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेते तो रहेगा अपवर्ड पैराबोला ही, सिर्फ वर्टेक्स यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा 0,-1। फिर दो सॉल्यूशन होते हैं, एक इंटरसेक्ट